परिवर्तन संसार का नियम है, किंतु क्या हो यदि यही परिवर्तन 2.5 दशक से भी अधिक अवधि तक स्थगित हो। नमस्कार, मेरा नाम अंशुमान मिश्रा है। मैं डॉक्टर DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का 4th वर्ष का अभियांत्रिकी का छात्र हूं और मैं आप सबके समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय में अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूं। शिक्षा नीति में जो गत बदलाव था वो वर्ष 1992 में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य सब तक शिक्षा पहुंचाना था। यह पहल बहुत ही क्रांतिकारी थी, किंतु इसके बाद शिक्षा में बदलाव स्थगित हो गया, क्योंकि 2020 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। यह शिक्षा नीति अपने साथ कई आधुनिकीकरण लेके आई है। इसमें कई सकारात्मक बदलाव हैं। सर्वप्रथम 10+2 की पुरानी प्रणाली को हटा करके यह शिक्षा नीति 5+3+3+4 की एक नई शिक्षा प्रणाली को स्थापित करती है। प्रारंभिक स्तर पे ही शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की जो शिक्षा होती थी, जो पहले अनौपचारिक ढंग से होती थी, उसका औपचारिकरण किया गया है। उसे एक औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में लाया गया है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा केंद्र और आंगनवाड़ियों में बाल वाटिका की स्थापना करने की बात की गई। बाल वाटिका की स्थापना से जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें कई आधुनिकीकरण को सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अलावा त्रिभाषीय नीति के द्वारा बच्चों को 3 भाषाएं सिखाने की बात की गई है। इससे बहुभाषिकता को बढ़ावा मिलेगा। बहुभाषिकता को बढ़ावा मिलने के साथ साथ ज्यादा भाषाओं का ज्ञान विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाएगा। प्राथमिक शिक्षा को क्षेत्रीय भाषा में करवाने का प्रस्ताव इस शिक्षा नीति में रखा गया है। क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा करवाने से बच्चों का समझ और उनकी सीखने की प्रवृत्ति दोनों बढ़ेगी। इससे हम अधिक विद्यार्थियों को पाठशालाओं में ला पाएंगे। यह तो हुई प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा की बात। इसके उपरांत मध्यकालीन शिक्षा या उच्च शिक्षा, तो इसमें बहुविभागीय और अंतर विभागीय दृष्टिकोण का सम्मानीकरण किया गया है। इसके द्वारा विद्यार्थी एक साथ अलग अलग विषयों का ज्ञान ले पाएंगे, जैसे कि एक ही समय पे विद्यार्थी कला, किताबी ज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें सीख सकता है। उच्च शिक्षा में बहुविभागीय दृष्टिकोण से जो आधुनिकीकरण हो रही है उसके विषय में भी विद्यार्थियों को अधिक ज्ञान आएगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क, बिग डेटा, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ऐसी जो विभिन्न कृत्रिम तकनीकें हैं, इसका ज्ञान का अभाव विद्यार्थियों के मार्ग में एक रोड़ा बन सकता है। तो उस अभाव को कम करने के लिए ये बहुविभागीय दृष्टिकोण या अंतर विभागीय दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे कई अनेकों बदलावों के साथ प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में यह शिक्षा नीति एक क्रांतिकारी कदम है। किंतु हम जानते हैं कि सीखने की कोई आयु या सीमा नहीं होती, पर हमारी जो अभी की शिक्षा नीति है उसमें जो वयस्क हैं उनके लिए एक औपचारिक शिक्षा का अभाव या उन्हें औपचारिक शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिलता। तो इसे कम करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा में भी एक कौशल विकास के लिए यह शिक्षा नीति अपने साथ कई प्रस्तावों के साथ आती है। अब हमने इस शिक्षा नीति के कई सकारात्मक भाग देखे, किंतु यह क्रांतिकारी शिक्षा नीति एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसे स्थापित करने के लिए कई
विशेष चुनौतियां हैं, जैसे कि शिक्षकों में डिजिटल शिक्षा का अभाव या ग्रामीण क्षेत्रों पे तकनीकीकरण का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकों के संसाधनों का अभाव। ऐसे कई भाग हैं जो इस शिक्षा नीति को पूर्णतः लागू करने में एक रोड़ा साबित हो सकता है। तो इसे कम करने के लिए जगह जगह पे, क्षेत्रीय स्थानों पे उत्कृष्ट केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा के लिए ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। अब हम छात्र इस नई शिक्षा नीति में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? जैसे त्रेता में जब राम सेतु का स्थापना हो रहा था, उस वक्त जो छोटे जीव जंतु थे उन्होंने अपना गिलहरी प्रयास करके सेतु में अपना भी भाग निर्धारित किया था। उसी प्रकार हम छात्र इस शिक्षा नीति का पूर्णतः समर्थन करके इस शिक्षा नीति में अपना योगदान दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि छात्र, अभिभावक, संस्थान, शिक्षा विभाग और सरकार, इन सब के सम्मिलित योगदान से ही यह शिक्षा नीति पूर्णतः लागू हो पाएगी। तो मेरा आप सब से निवेदन है कि हम सब अपने अपने स्तर पर इस शिक्षा नीति में अपनी सहकारिता दर्ज करें और भारतीय शिक्षा नीति को एक नई दिशा प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।